हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 का पहला चैप्टर संख्या पद्धति। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी कि √3 को √5 को संख्या रेखा पर किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, और उसके पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी प्रश्नावली 1.1 की। आज के इस वीडियो में बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 की। ठीक, जिसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसमें केवल इतना बताना है सत्य है या असत्य, और उसका कारण भी नीचे लिखना है। ठीक, तो जो पहला वाक्य लिखा है इसमें क्या लिखा है, बताना है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हम जानते हैं रियल नंबर जो होती हैं, हमने पिछले वाले वीडियो में बताया है कि रियल नंबर जो होती हैं वो परिमेय व अपरिमेय को मिला करके बनती है। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय तैयार होता है उसको हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं। तो इसलिए हमने देखा कि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय अपरिमेय वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय भी शामिल होती हैं, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक, ये कथन सत्य हो जाएगा। इसका कारण में हम क्या लिखेंगे, कारण में हमने देख लिया कि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं शामिल हैं। वास्तविक में परिमेय भी शामिल है, अपरिमेय शामिल है। लेकिन यहाँ बात हमसे अपरिमेय के लिए पूछी गई है, तो हम परिमेय नहीं लिखेंगे, अपरिमेय लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कारण में क्या लिखा जाएगा, सभी वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं शामिल होती हैं। ठीक है, अपरिमेय होती परिमेय भी हैं, लेकिन हमसे अपरिमेय की बात पूछी गई तो हमने खाली इतना लिखा है, अपरिमेय संख्याएं शामिल होती हैं, अतः कथन सत्य है। अतः दिया गया कथन सत्य। इसको नोट कर लेंगे। अभी हम इसके आगे एक क्वेश्चन जो है और बताएंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है या नहीं, और जहां m क्या है, प्राकृत संख्या। ठीक है, तो हम जानते हैं कि संख्या रेखा पे क्या होता है, 0 1 2 3 4 इस तरह से संख्या रेखा पर नंबर होते हैं, और ये पॉजिटिव भी होंगे और ये क्या होंगे, इधर नेगेटिव भी होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है क्या प्रत्येक बिंदु √m के फॉर्म का होता है, और जहां m क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्याएं तो 1 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, और निगेटिव नंबर को हम लोग क्या प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते। इसलिए पॉजिटिव संख्या के लिए जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं, इनके लिए तो ये बात सही है, हो जाएगी कि √m के फॉर्म में इन संख्याओं को तो निरूपित किया जा सकता है, लेकिन निगेटिव नंबर को इस फॉर्म में निरूपित नहीं किया जा सकता। और निगेटिव नंबर अगर हम लेंगे तो वो प्राकृत नहीं रह जाएगी। यहाँ पे कंडीशन क्या दी गई है, कंडीशन दी गई है कि m एक प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती हैं, ये 1 से होती हैं, और ये नेगेटिव वाली नहीं होती। इसलिए ऋणात्मक संख्या के लिए ये बात सही नहीं है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा असत्य। ठीक है, इसका उत्तर हम असत्य लिख देंगे। और कारण में क्या लिखेंगे, कारण में लिखेंगे संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं व धनात्मक संख्याएं दोनों होती हैं, अतः
प्रत्येक बिंदु √m के रूप में हो, √m के रूप में हो, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। ठीक, इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद में हम अभी तीसरा क्वेश्चन और हल करेंगे। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हम जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर के बनती है। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय अभी अभी हमने सीखा था, परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर के बनती है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा असत्य। प्रत्येक वास्तविक संख्या को अपरिमेय हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी शामिल होती हैं। इसका कारण क्या लिखेंगे? कारण लिखेंगे प्रत्येक वास्तविक संख्याओं में क्या होता है? अपरिमेय संख्याएं भी शामिल होती हैं। प्रत्येक, ये हटा दें, सीधे लिखें वास्तविक संख्याओं में, वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी शामिल होती हैं, अतः दिया गया कथन असत्य है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? ठीक है, तो हम बात करेंगे पहले क्या लिख लें? धनात्मक पूर्णांक लिख लें। ये सभी क्या हैं? धनात्मक पूर्णांक। और हम ये भी जानते हैं कि जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्याएं होती हैं, और जिनको p/q के रूप में लिखा नहीं जा सकता वो परिमेय संख्याएं नहीं होती, वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, तो इन संख्याओं को क्या कर सकते हैं हम लोग? अभी नहीं लग रहा होगा कि p/q के रूप में है, लेकिन अगर हम सबके नीचे 1 लिख दें, ठीक है, तो ये p/q के रूप में व्यक्त होने लगी। ठीक है, ये जो है यहाँ पे p कितना हो जाएगा? 1, और यहाँ पे कितना q हो जाएगा? ये 1। यहाँ पे p कितना? 2, यहाँ पे 1। तो इस तरह से हमने देखा जितने भी पूर्णांक हैं, धनात्मक पूर्णांक, ये सभी के सभी परिमेय संख्या हैं, ये परिमेय संख्या है। लेकिन हमसे पूछा गया है सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे? इसका वर्गमूल अगर लिखना चाहें तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल 2 आएगा, 1 आएगा। और इसका वर्गमूल कितना आएगा? इसका वर्गमूल आएगा 1.41। लेकिन ये क्या है? ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ये क्या है? ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। ये क्या है? ये पूर्ण वर्ग है। इसका पूरा वर्गमूल भी आएगा 2 आएगा। बाकी ये जो नंबर हैं ये पूर्ण वर्ग नहीं है। 8 भी पूर्ण वर्ग है, ये 9 फिर से पूर्ण वर्ग है। ठीक, तो हमने देखा कि कुछ धनात्मक पूर्णांक जो हैं उनके पूरे वर्गमूल हैं। ठीक है, अब कुछ धनात्मक पूर्णांक ऐसे भी हैं जिनका वर्गमूल निकालने पर क्या आता है? मतलब पूर्णांक नहीं आता। अगर इसका हम वर्गमूल निकाल भी लें तो 1.41 आएगा।
ठीक है, जो कि पूर्णांक नहीं होगा। इसलिए ये जो संख्याएं होती हैं ये क्या होती हैं, अपरिमेय कही जाती हैं। ये संख्याएं अपरिमेय कही जाती हैं। जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, वर्गमूल ऊपर चिन्ह लगा होगा वर्गमूल का, और उनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, मतलब उनका वर्गमूल जब निकालेंगे तो एक दशमलव में अंक आएगा, ठीक है। इसलिए इन संख्याओं को क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्याएं। तो हमने देखा कि प्रत्येक या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे इसका वर्गमूल परिमेय है 1 का, है ना, और ये भी कैसी संख्या है, ये परिमेय है, ये अपरिमेय आएगा, ये अपरिमेय, ये सब अपरिमेय है, और ये भी कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे कि सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। ये सामने लिखा भी है, ठीक। इसका उत्तर हम लिख देंगे कि सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, ठीक है। कुछ ही संख्याएं हैं उनके वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। इसका उदाहरण भी अगर हम लिखें तो उदाहरण में क्या लिख देंगे, जैसे हमने मान लिया 1 का वर्गमूल कितना आएगा, 1। फिर क्या लिखा, √4। इसका वर्गमूल क्या आएगा, इसका वर्गमूल आएगा 2, जो कि कैसी संख्या है, जो कि परिमेय है, ठीक। इसके बाद चाहे तो √9 लिख लें, ये भी वर्गमूल 3 आएगा, और ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरह से हमने देखा ये भी परिमेय ही है, 1 जो है ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या है, ठीक। तो उदाहरण से स्पष्ट है, कि ये हमको इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे देखा यदि नहीं, इसके आगे भी सवाल था कि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो हमने उदाहरण दिया, 1 की बजाय हमने 3 उदाहरण दे दिए। इसका वर्गमूल भी परिमेय संख्या है, और 4 का भी वर्गमूल परिमेय संख्या है, और 9 का भी वर्गमूल परिमेय संख्या है, ठीक। हमने क्या लिख दिया, उदाहरण से स्पष्ट है कि संख्या 1, 4 व 9 के वर्गमूल क्रमशः क्या है, 1, 2 व इसका वर्गमूल 3 है, के वर्गमूल क्रमशः 1, 2 व 3 है, और जो कि कैसे नंबर हैं, जो कि परिमेय संख्याएं हैं, ठीक। तो इस ये क्वेश्चन नंबर था 2, और इस क्वेश्चन के बाद है क्वेश्चन नंबर 3। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें कहा गया है कि √5 को संख्या रेखा पर किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। तो वो वाला क्वेश्चन हमने इसके पिछले वाले वीडियो में बताया है, √3 के लिए भी बताया है, √5 के लिए भी बताया है। तो उसका आंसर जानने के लिए इसके पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे हम √5 को संख्या रेखा पर किस तरह से प्रदर्शित किया जाएगा ये हम नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक।